हम्म, लाइव। हेलो बच्चों। ए बच्चों। नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने आपकी क्लास को थोड़ा सा लेट करवा दिया मेरे दोस्तों। सर, ओटीआर की लास्ट डेट क्या है? देखिए नरेंद्र जी, कोई लास्ट डेट नहीं है। बालक आते रहेंगे, एस्पिरेंट बढ़ते रहेंगे, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप में से जो भी बच्चा एसएससी के आने वाले फॉर्म भरेगा, सिलेक्शन पोस्ट के, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये जितने भी होंगे, एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट बनाई है ssc.gov.in। जो पुरानी वाली वेबसाइट है वो नहीं है, अब ssc.nic.in नहीं है, नई वेबसाइट बनाई है। उस पे क्या करना है, एक लॉग, उसमें आपको लॉग इन करना है, अपनी आप ईमेल आईडी डाले, पासवर्ड जनरेट कर लीजिए और उसको ध्यान रखिए लाइफ टाइम, ठीक है ना? लाइफ टाइम तो नहीं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। अब जो भी फॉर्म भरेंगे आप उसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे उसी पासवर्ड से। कोई एडमिट कार्ड आता है, कोई फॉर्म निकलता है, कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो आप उस मेरे दोस्तों उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है जी? नहीं? ठीक है बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? खम्मा गाणी गुनावट जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 23। हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज के मेरे दोस्तों, टाइप वाइज टाइप। कौन से सवाल? जो परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड सवाल हैं, बिना कोई लैंग्वेज वाले। बताओ ना, ऐसा क्वेश्चन कल भी हुआ था। बोला है यदि 350 का 65% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 120 का 40% बराबर 158 है, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से जवाब देंगे, कौन करेगा? हाँ जी, 4 ऑप्शन मेरे दोस्तों आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। 350 का 65% माइनस 250 का कितना मेरे प्यारे भाई? 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब आप एक बात का जवाब दीजिए, 350 का 65% क्या होता है? पहले आप मुझे बताएंगे 350 का 65% होता क्या है, या 65% ऑफ 350 होता क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो, 5% होता है 1/20, तो 65% हो गया 13/20। 5% 1/20, 5% का 13 गुना 13 पंजे 65, तो 13/20। तो 13/20 ऑफ 350, यही आएगा। जीरो से ये जीरो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चाहे तो आप इसकी गुणा कर लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, वो आप पे निर्भर करता है। 2 से हमारा 35 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई 17.5 बार। अब देखेंगे, अब 13 की 17 में गुणा करेंगे 221 आएगा। मुझे याद है 13 गुणा 17 221, बहुत इजी नंबर है। और 13 की 0.5 आधे में गुणा करेंगे 6.5। 221 में 6.5 जोड़ेंगे तो 227.5 आ गया। कितना आ गया बेटे? 227.5 आ गया। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलो। उसके बाद माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250। ये क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250। आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो एक बात बताओ, ये जो 250% है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 250% क्या है भाई? 50% 1/2 होता है। तो 250% कितना आएगा? 5/2। 250% कितना आएगा? 5/2। तो क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250 को मैं लिख सकता हूं 250 की परसेंट में गुणा 250%, 5/2 आ जाएगा। अगला, प्लस 120 का 40% या 40% ऑफ 120। देखिए परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 4 गुणा 12 आ जाएगा 48। बराबर मेरे दोस्तों क्या आ गया? 158 हो गया, बराबर 158 हो गया। बोलो बात को समझे भाई। 120 का 40% क्या होता है? 48 होता है। केवल कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी दम नहीं है। अब देखो बच्चों,
48 जब उधर जाएगा तो 158 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110, 110 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। 110 जब इधर आएगा भाई 227.5 में से जब आप इधर 110 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 117.5, 117.5 बराबर आ गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन मार्क गुणा 5/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क गुणा 5/2। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी? इसलिए मैं कह रहा था कि दशमलव में रहने देते तो कैलकुलेशन थोड़ी कम होती। चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यार भी, 5 से चला ही जाएगा। 5 से कितनी बार चला जाएगा? 5 दूनी 10, ये 5 तिया 15, अभी और 5 बच्चे 25। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 23.5 का दुगुना, 23.5 का दुगुना 47, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो आपका 47 आ गया। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 47, 47 इसका आंसर है। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करनी है। एक स्टेप का सवाल है, दूसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल भी ऐसा सवाल हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे और क्वेश्चन लेंगे ऐसे ही। सवाल नंबर 24। कोई लैंग्वेज नहीं है इन सवालों में बेटे, इन सवालों में कोई लैंग्वेज नहीं है, मात्र आपको कैलकुलेशन करनी है। समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, दोबारा समझाने लायक तो है नहीं ये चीज, किसको दोबारा समझा के टाइम वेस्ट किया जाए, इतनी इज्जत है ही नहीं इसकी। इसकी इज्जत उतनी है जितनी समाज में आजकल पढ़े लिखे लोगों की है। ठीक है जी, बस उतनी ही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने बताओ, सवाल नंबर 24। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा सवाल है। इससे प्यारा सवाल नहीं आ सकता। ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंकिंग के पेपर का। हमें साफ साफ देखो एक क्वेश्चन मार्क यहां से निकालना है कि क्वेश्चन मार्क क्या होगा। पहले सवाल पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, सवाल देख लीजिए। सवाल है 78.5% ऑफ 640, 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुणा 21। 29 गुणा 21 मेरे प्यारे भाई ये अपन को करना है। अब बच्चे क्या करेंगे? 640 का 78.5% निकालेंगे, 785 का 36% निकालेंगे। आपको नहीं लगता कि यहां कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी? तो ये सवाल स्मार्ट बच्चों के लिए बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। गौर से देखो मेरे दोस्तों, यहां बीच में क्या हो रहा है? प्लस। देखो दोनों जगह एक ही नंबर इस्तेमाल हो रहा है, 78.5, यहां भी 78.5, 785। आप बोलोगे सर ये बिल्कुल सही यार, ये तो बड़ा आसान हो गया। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्यारे भाई देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 78.5% ऑफ 640 तो इस बात का मतलब केवल इतना सा है कि सीधी सीधी गुणा, इसका मतलब है 78.5 गुणा परसेंट गुणा 640। केवल ये मतलब है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करी जा सकती है, यही मीनिंग है। सबके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। अब दशमलव के बाद एक अंक है 0, ये 0 से दशमलव कट जाएगा। ऐसे नहीं कर सकता बच्चों, में दशमलव से 0 नहीं काट सकता। क्या 785 को अलग करके मैं ये परसेंट 64 के साथ नहीं लगा सकता? 64% ऑफ 785 नहीं लिख सकता इस बात को भाई। अगर मैं गौर से देखूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि दशमलव की गुणा होगी 0 में तो 0 हट जाएगा। ये बन गया 785% ऑफ 64, 785% ऑफ 64। मैंने आपको बताया है कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो। 785% ऑफ 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 64% ऑफ 785। बेटे लिख सकता हूं कि नहीं? मैं लिख सकता हूं कि नहीं? 64% ऑफ 785। बताओ कितने बालक इस बात को समझ गए? कितने बालक इस बात को समझ गए? अभी 785% ऑफ 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 64% ऑफ 785। एग्जाम्पल दे दे के मैंने आपको बेसिक खूब पढ़ाया है कि भाई A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। ये चीज मैंने आपको सिखाई कि नहीं?
अब देखो पेपर में ये क्या है, कंसेप्ट है, पेपर में कंसेप्ट तो पूछता नहीं है, पेपर में तो कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है, तो उस पर बेस्ड सवाल है। ए बी को आगे पीछे देखो, गुणा गुणा किधर भी करो, चाहे आगे से चाहे पीछे से, आंसर सेम ही आना होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे करने का फायदा क्या है बेटे, ऐसे करने का फायदा केवल एक ही है कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। दोनों ही जगह 785 785 हो गया। क्या आपको पता नहीं है बेटे कि 64% ऑफ 785 में जोड़ूंगा अगर मैं 36% ऑफ 785 तो क्या आ जाएगा, 64% और 36%, 64 जमा 36, 100% ऑफ 785 नहीं आ गया ये, 64 जमा 36 क्या होता है 100, 100% ऑफ 785 नहीं आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, 100% का मतलब क्या होता है एक, 64% ऑफ 785 जमा 36% ऑफ 785, 64 जमा 36 100 आ गया, 100% ऑफ 785, और 100% का मतलब क्या होता है एक, एक गुणा 785, 785 आ गया मेरे प्यारे भाई। और ये है माइनस क्वेश्चन मार्क, बराबर 29 गुणा 21, 29 की 21 में गुणा करके कितना आएगा मेरे दोस्तों, 609। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे गुणा करी, मैंने इतनी जल्दी ऐसे दिमाग में सोच लिया, 21 का मतलब 20 जमा 1, 29 की 20 में 580, 580 में 29 जोड़ेंगे 609, बस सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना है, तो 785 में से माइनस 609 घटेंगे तो एंड में 6 आएगा, एंड में 6 आएगा, डी ऑप्शन आंसर है, आगे पूरा करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 609 इधर आएगा, 785 माइनस 609, तो जब आप घटाओगे तो हासिल जब आप लोगे तो मैं केवल इकाई का अंक देखूंगा, 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, 5 को हासिल लेके क्या बनाओगे 15, 15 में से 9 घटाओगे तो एंड में 6 आएगा, और 6 एक ही विकल्प में है, डी विकल्प में आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया। तो बेटे हमें कैलकुलेशन तो करनी है, ठीक है जी। लेकिन दिमाग लगा के, अगर आप यहां पे गधों की तरह कैलकुलेशन करने लगते तो आप देखो कितना कैलकुलेटिव और लेंदी सवाल हो जाता ये, ठीक है जी। अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस को पकड़ोगे तो एक स्टेप में सवाल होगा, चाहे कैसा भी सवाल हो बेटे। मैं आपको सवाल करना नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको सवाल के प्रति अपनी सोच का नजरिया डेवलप करवाना चाहता हूं कि आपके सोचने की क्षमता बढ़े। बच्चा कह रहा है 785 दो बार था बेटे, 785 को नहीं ऐड किया जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी बेटे अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ 3x प्लस 2x अखिलेश, तो आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 2x क्या लिखोगे अखिलेश जी, बताओ जरा क्या लिखोगे अखिलेश, क्या आप 3x प्लस 2x 5x लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हैं? यहां भी तो यही है, बीच में क्या है प्लस, ये ऑफ का मतलब गुणाइए, ऑफ का मतलब गुणा, 64% प्लस 36%, 785 दोनों में, 785 दोनों में कॉमन बचेगा, 64% प्लस 36%, तो 64 36 100% ऑफ 785। चलिए रिकॉर्डेड नहीं है एकदम, फिर से रिपीट करके देखिएगा। देखो जिन बच्चों ने, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, लेकिन जिन बच्चों ने कभी जिंदगी में कभी गणित देखा ही नहीं, उनके लिए अभी भी मुश्किल होगा। तो भैया वो एक बार में नहीं समझेंगे, उनको 2-3 महीने का समय चाहिए। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों नेक्स्ट, एक और सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ऐसा एक और सवाल करवाऊंगा लास्ट, एक और सवाल करवाऊंगा बच्चों ऐसा ही लास्ट बताएंगे। सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, बनाओ मेरे भाई बनाओ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं कि मेंस के पेपर का सवाल है, ये सवाल CHSL 2019 के प्री के पेपर में आया था, प्री के पेपर। कोई लैंग्वेज नहीं है सवाल में, मात्र कैलकुलेशन है, कोई कुछ नहीं पूछा, केवल आपसे कैलकुलेशन पूछिए, कैलकुलेशन। ठीक है जी, आगे सवाल देखते हैं। सवाल है 240 का A% C है, पहली लाइन, 240 का A% C है, दूसरी लाइन,
ए का सी परसेंट 117.6 है। ए का सी परसेंट या सी परसेंट ऑफ ए 117.6। पूछा क्या सवाल में आपसे पूछा है ए प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, ए प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लॉजिकली हमारी बात को सोचने की कोशिश करेगा। यहां से मुझे देखते ही पता लग गया कि अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे ए और सी का मान निकालना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलिए दो तरीके बताऊंगा मेरे दोस्तों। एक जो आपको एग्जाम में करना है, एक जो केवल आपको समझना है लेकिन करना नहीं है एग्जाम में। पहली लाइन दिया 240 का ए परसेंट सी, 240 का ए परसेंट सी, या फिर ए परसेंट ऑफ, ए परसेंट ऑफ मतलब गुणा, ए परसेंट ऑफ 240 बराबर सी। ये मेरे दोस्तों दिया है आपको। क्लियर है? पहली लाइन आप बोलोगे हां सर पहली लाइन यही है। बच्चे ये 240 को परसेंट के साथ लगा लो। 240% क्या होता है? आप मुझे बताओ 240% क्या होता है? हमने आपको सिखाया है भाई कि 20% 1/5। ये 240% है 12 गुना 12 दूनी 20 गुना 12 240 होता है ना, 12 गुना 12/5। अगर 20% 1/5 होता है तो 240% हो गया 12/5 बराबर सी। सी मेरे प्यार भी समझे? अगर मैं सी को नीचे लाऊंगा तो यहां से ए से सी का जो रेशियो आएगा, अनुपात, 5 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा, 5/12। क्या आ गया? ये ए से सी का अनुपात आ गया। क्या आ गया बेटे? ए से सी का अनुपात। अनुपात समझते हैं आप? रेशियो समझती है? ए से सी का रेशियो है। रेशियो क्या चीज होती है? जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास 350 रुपए हैं, मेरे पास 350 रुपए हैं, तुम्हारे पास 500 रुपए हैं। कितने रुपए? 500 रुपए। तो अगर मैं खुल्लम खुल्ला बताऊंगा तो पड़ोसी को पता लग जाएगा, हो सकता है पड़ोसी आके छीन ले। तो हम गुप्त भाषा में बताते हैं कि भी मेरे पास 350 रुपए हैं, मेरे पास 350 रुपए हैं, आई हैव 350 रुपीज, यू हैव 500 रुपीज। हम गुप्त भाषा में बताएंगे, खुल्लम खुल्ला बताएंगे तो पड़ोसी चुरा लेगा आके। तो इसका अनुपात ले लेते, किससे कट रहा है? 50 से। 50 से 350 7 बार, 50 से 500 कटेगा 10 बार। यानी कि मेरे पास और आपके पास जो पैसा है उसका अनुपात 7:10 है। 7:10 अनुपात का मतलब मेरे प्यारे भाई कि अगर मेरे पास 7 रुपए हैं तो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 14 हैं तो तुम्हारे पास 20 हैं। 3 गुना करो, अनुपात में किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास 21 रुपए हैं तो आपके पास 30 है, मेरे पास 5 गुना करो, 35 रुपए हैं तो आपके पास 50 रुपए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरे पास और आपके पास जो धनराशि है उसका अनुपात ये है। ठीक है जी, ये अनुपात, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं अनुपात हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होती है। यानी कि मेरे पास अगर 7x रुपए हैं तो आपके पास 10x रुपए होंगे। अब x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर हम अनुपात हटाते हैं तो एक संख्या से, एक वेरिएबल से गुणा होती है कि अगर मेरे पास 7x रुपए हैं तो तुम्हारे पास 10x रुपए हैं। बेशक हम चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को, दिमाग को खाली करके मत बैठो। परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल होगा। आपसे सवाल में ए प्लस सी पूछा, 2 रास्ते हैं, या तो आप ए और सी का मान निकालो या फिर चेक कर लो। भाई ए से सी का अनुपात 5:12 है। इसका मतलब कि अगर ए का मान 5 है तो सी का मान 12 है। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ए का मान 5 है तो सी का मान 12 है। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 5 का मल्टीपल है तो सी की वैल्यू 12 से कटने वाली संख्या होगी कोई। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर ए का मान 5 का मल्टीपल आएगा और सी का मान 12 से कटने वाली संख्या होगी। ए सी का रेशियो 5:12 है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो 5 के से कटने वाली कोई संख्या होगी और सी की जो वैल्यू है 12 से कटने वाली कोई संख्या होगी। समझ में आया? ये मतलब है बच्चों इस बात का। सवाल में ए प्लस सी पूछा है, अगर ए का मान 5 यूनिट है तो सी का मान 12 यूनिट है। तो अगर मैं ए प्लस सी करूंगा, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी जो भी आएगा 5 जमा 12 17। ए प्लस सी का मान जो भी आएगा वो 17 से कटने वाला नंबर आएगा।
भाई अगर ए का मान 5 यूनिट है तो सी का मान 12 है, तो ए प्लस सी क्या आएगा, 5 जमा 12 17, यानी कि 17 से कटने वाला नंबर आएगा। तो मैं केवल ऑप्शन में चेक करूंगा कि कौन सा नंबर 17 से कटता है। 17 से 196 नहीं कटता, 14 का वर्ग। 17 260 से नहीं कट 260 नहीं कटता 17 से। 144 17 से नहीं कटता, ये 17 से कटता है। 17 कम 17 बच गया 6, 17 चौक 68, ये नंबर 17 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। बस सॉल्व। मुझे आगे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ना ए का मान निकाला, मैंने ए और सी का एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं, मैंने केवल रेशियो की मदद से सवाल सॉल्व कर दिया। रत्नेश करें समझ नहीं आया, कोई जरूरत नहीं समझने की, नहीं आया समझ में बस छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा कुछ समय के बाद, मानो मेरी बात। जरूरी की सारी समस्या का हल भी निकाला जाए, जरूरी की करोड़पति आज बना जाए। अरे आज बिजनेस खोलो तो सही, एक दिन बनोगे भी। समझ में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये बालक कैसे कर रहे हैं जल्दी जल्दी। समझ में नहीं आया इसका मतलब यह है कि आपने जिंदगी में कभी गणित नाम की बीमारी को डील ही नहीं किया। धीरे धीरे आपकी पहले डर दूर होगा। 17.6 की कोई जरूरत ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका। मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर आपको इस सवाल को पूरा सॉल्व करना है तो आपको आगे जो है करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज जी। अगर आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है जी, तो ये पहली लाइन दी है कि a% गुणा a% ऑफ 240 बराबर सी। यहां से a से c का रेशियो आ गया। यहां से मेरे दोस्तों ये आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई 12a/5। आगे क्या दिया मेरे दोस्तों, आगे आपको दिया c% ऑफ a बराबर 117.6, या a का मतलब गुणा a का c% बराबर 117.6। ये दूसरी लाइन आपको दी है मेरे दोस्तों। अब यहां पे आपको मजदूरों की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, मजदूरों की तरह। समझ में आए मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर। बस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 12a/5। यहां से सी का मान कितना है, सी का मान है 12a/5। ये सी का मान है, सी का मान कितना है 12a/5। आप बोलोगे हां जी सर। ये वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए। यहां पे सी की जगह क्या रख देंगे, सी की जगह आप रख देंगे 12a/5। सी की जगह रख देंगे 12a/5। ये परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100। परसेंट मतलब 1/100, परसेंट मतलब 1/100। मैंने कुछ नहीं किया राक्षसों, कुछ नहीं किया मैंने। सवाल में दिया है ए का c% 117.6 का मतलब गुणा ए का c% बराबर ये है। सी की जगह क्या है, पहली स्टेप में आपको दे रखा है सी का मान है 12a/5। परसेंट का मतलब 1/100। वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर लो। यहां से कैलकुलेशन करोगे तो 12 से जाएगा, 12 निम्मा 108, बचेगा 9, 12 8 96। तो ए गुणा ए क्या हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये 500 है। 500 की गुणा करेंगे 9.8 में, 500 की 9.8 में गुणा करेंगे 4900। 500 की 9.8 में गुणा करेंगे 4900 आएगा। 4900 ए स्क्वायर 4900 आ गया, तो ए का मान आ गया 70। अंडर रूट लेंगे, 70 का वर्ग होता है 4900। ए का मान 70 आ गया। अगर ए का मान 70 आ गया तो सी का मान क्या यहां से आ जाएगा। ए का मान 70 आ गया तो सी का मान क्या है 12a/5। ए की जगह 70 रख देंगे, 5 से 70 जाएगा 14 बार, 12 गुणा 14 आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से 168। तो ए का मान 70 आया है, सी का मान 168 आया है। सवाल में आपसे पूछा है a प्लस सी, ये इसका पूरा सोल्यूशन है जो कि बहुत लेंदी है। ए की जगह मैंने 70 रखा, बी की जगह मैंने 168 रखा, दोनों को जोड़ा 238 इसका आंसर आएगा। बात समाप्त, ठीक है जी, ओके। लेकिन पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, इस तरीके से करोगे तो पेपर में बहुत टाइम जाएगा। हमेशा सवाल को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन से करने की कोशिश करो। मुकेश कहने सर समझ नहीं आता है मुझे कुछ भी मैथ। मुकेश जी कोई परेशानी नहीं है, केवल मुर्दे की तरह
पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। एक दिन आपके दिमाग के ढक्कन खोलेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। मैं अक्सर बच्चे से कहता हूं कि बालक ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हमें तुरंत आ जाए, हमें कभी नहीं करा कुछ भी, हमको तुरंत आ जाए, हमको तुरंत आ जाए। हमने कभी जिंदगी में कोई फिजिकल काम नहीं करा, हम चाहते हैं कि हम एक दिन कराटे क्लास करें ब्रूसली बन जाए, एक दिन कराटे क्लास करें ब्रूसली बन जाए। नहीं नहीं भाई साहब, कतई नहीं। हमको करना क्या चाहिए, हमको बस मुर्दे की तरह ऐसे जैसे मर गए प्राण निकल गए, बस ऐसे देखते रहना चाहिए, देखते, हिलना नहीं, बस देखते रहना है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद दिमाग के ढक्कन खुलेंगे। उस दूसरे बच्चे से बिल्कुल तुलना मत करो अपनी, जो बहुत मेहनत करके आया है, उस बच्चे से तुलना मत करो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट अगला सवाल। देखो मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराए, ठीक है भाई। अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो ये सब सवाल करवाएंगे ही नहीं, करवाई नहीं जाएंगे आपको, कि मुश्किल होता है बच्चे के लिए। मैं तो हर चीज करवाता हूं, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल हो। अगर आप कहीं और से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये चीज पढ़ा ही नहीं जाएगी, क्योंकि टीचर को अच्छी तरीके से पता है बच्चे समझेंगे नहीं, वो इग्नोर कर देंगे। चलो अगला टाइप ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 26 अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको केवल वो चीज पसंद आती है जिसमें आप खुश रहो, क्योंकि मेरा मकसद खुश करना है ही नहीं। तुम्हारी आज की इंस्टेंट खुशी कल की बर्बादी लेके आएगी। ये वही बैच है जिससे पढ़ के 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 5 साल के टॉपर निकले। ये वही बैच है जिससे 3 साल सीडीएस का रैंक 1 निकला है। ये वही बैच है जिसमें अगर 100 बालक की अगर नौकरी लगती है ना एसएससी में, 100 बालक में से 60-70 बालक केवल इसी जीरो टू हीरो बैच से पढ़ा हुआ होता है। जितना सिलेक्शन इस जीरो टू हीरो बैच से होता है ना, ये जितने भी मार्केट में टीचर है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये 1000-10,000 जितने टीचर है, वो मिला के भी नहीं होता है उनका, उतने टीचर्स का मिला के भी नहीं होता है सिलेक्शन। ये वही बैच है, क्योंकि हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे बीच में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत उनके अंदर आग ही नहीं है उतनी मेहनत करने की। कभी जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ना, जो बच्चे सीनियर हैं, जो बच्चे की नौकरी लग चुकी है, लाइब्रेरी में जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, एक बार जाके उनसे पूछो कि जीरो टू हीरो बैच में किस टीचर से पढ़े थे, तब वो आपको बताएगा। ऐसी थोड़ा ना सड़क से उठ के आ गए हैं, 5-5 साल से यहीं से टॉपर निकल के आ रहा है, इसी बैच से पढ़ के, और कहीं से नहीं। जी अगला सवाल जीडी का। अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना % सड़ा हुआ नहीं है। बहुत बेसिक सी बात। अब धीरे धीरे यहां से लैंग्वेज वाले सवाल होंगे, लैंग्वेज वाले। हमारे पास अनाज है, अनाज का एक स्टॉक है, उसमें 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, तो पूछा कितना % हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है। देखिए टोटल तो अनाज 100% होता है, आपसे परसेंटेज में पूछा है ना, टोटल तो बच्चों 100% होता है। 100% में से कितना सड़ा हुआ, 1/8 हिस्सा। बच्चों मैं आपको 1/8 हिस्सा बता चुका हूं, 1/8 होता है 12.5%। 12.5% अनाज एक स्टॉक में सड़ा हुआ है। पूछा कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है, तो टोटल 100% है बेटे, टोटल अनाज तो 100% होता है। 100% में से 12.5% अनाज सड़ा हुआ है, तो कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है, घटा देंगे, बाकी सड़ा हुआ नहीं है। 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87%, 87.5% अनाज बिल्कुल ठीक है, सड़ा हुआ नहीं है। यह बात लेकिन आपको लिखनी नहीं थी बच्चों, यह जीडी का ऐसा सवाल है जो पेन फ्री होना चाहिए। हाँ इतने इजी भी आते हैं रजत जी,
हर टाइप के सवाल आते हैं, इजी भी मॉडरेट में, मैं दोनों ही करवाऊंगा। लेकिन आपकी इच्छा ऐसी कि केवल इजी इजी होता रहे, कि हमसे होता रहे, हमसे होता रहे, ऐसा नहीं। तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि पेपर में किस हिसाब से चीज आ रही है। पेपर में मुश्किल चीज आ रही है तो मुश्किल पढ़ाएंगे, आसान आ रही है तो आसान पढ़ाएंगे, मॉडरेट आ रही है तो मॉडरेट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर है आपके सामने 27। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही मेरे प्यारे भाई, सवाल है सीपीओ 2019 के एग्जाम का, बिल्कुल एक और ऐसा ही सवाल, सीपीओ 2019। सोच समझ के बताइएगा, गलती मत करिएगा, सोच के बताइएगा। हाँ, 7/8 ही तो होता है प्रतिभा, 87.5%, 7/8। बताओ, सीपीओ 2019 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बोला है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। फोटोग्राफ शब्द में ये सवाल जो है केवल परसेंटेज की परिभाषा पे, जो परसेंटेज का बेसिक जानता है वो बालक इन सवालों को करेगा। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर अगर एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 10% बता रहे हैं, कुछ बच्चे 20% बता रहे हैं। जो 10% बता रहे हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं और उनका आंसर गलत है। आप कहोगे सर कैसे? फोटोग्राफ शब्द में पीएच की जगह हमने क्या लिख दिया? हमारे पास एक लेटर है फोटोग्राफ वर्ड, पीएच की जगह हमने एफ लिख दिया, तो बताओ अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी? बताओ पहले कितने अक्षर थे फोटोग्राफ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लिए मैंने, पहले 10 अक्षर थे। हमको पीएच की जगह एफ लिखना है, तो सोचो भाई, पीएच यहां भी है, पीएच यहां भी है बेटे, यही तो ध्यान नहीं दिया आपने, केवल एक ही चीज देखी। अगर मैं पीएच की जगह एफ लिख दूंगा तो बताओ कितने लेटर कम हो जाएंगे? 2 लेटर कम नहीं हो गए? पहले 10 थे, अब 8 ही रह गए, 2 लेटर कम हो गए। पहले 10 थे, कितने लेटर कम हो गए? 2 लेटर कम हो गए। कमी होगी 2/10। 1/10 होता है 10%, 2/10 होता है परसेंट में 20%। 1/10 10%, 2/10 20%, तो 20% की कमी हो जाएगी भाई, ये आंसर है। बताओ, समझ में आया? तो चीज को ध्यान से पढ़ें, कभी कभी बहुत आसान सी चीजें भी जोश जोश में जल्दबाजी में गलत हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, अगला टाइप, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हो गए जी। ऐसे अगला टाइप, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर अब 28 नंबर बनाए। अगला टाइप, जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना काफी, आपको घर पे जाके अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रीवियस ईयर का सवाल लगाना, ना कोई पीडीएफ सॉल्व करनी, कुछ नहीं। जितना बस हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना काफी है। बस आप उसका रिवीजन कर लो और एग्जाम से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट लगा लेना, बस। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का 2 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के कराऊंगा। बहुत प्यारा टाइप है, बहुत इजी है, ठीक है। सब कुछ बेसिक थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बोले रोहन की सैलरी 40,000 से बढ़ के 45,000 हो गई, तो उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बताओ, रोहन की सैलरी 40,000 थी, 40,000 से बढ़ के 45,000 हो गई, तो रोहन की सैलरी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बिल्कुल बेसिक सवाल, जो बच्चे करने वाले वो दिमाग में कर लेंगे। ए ऑप्शन 12.5%। मैंने आपको सिखाया है, रोहन की सैलरी पहले कितनी थी? 40,000 रुपए। रोहन की सैलरी थी कितनी बेटे? पहले 40,000 रुपीज। सैलरी 40,000 से बढ़ के कितनी होगी? 45,000 होगी। तो रोहन की सैलरी 40,000 से 45,000 होगी, तो रोहन की सैलरी बढ़ी कितनी? 5,000 रुपए बढ़ी। और आपसे यही पूछा सैलरी कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो नीचे क्या लिखेंगे?
ओरिजिनल पहले कितनी सैलरी थी, ऊपर क्या लिखेंगे, सैलरी बढ़ी कितनी, 5,000, कितना आ गया जी, 1/8, 1/8, 1/8 बढ़ गई सैलरी। और परसेंटेज में क्या होता है, 1/8 12.5%, 12.5% याद है आपको, 12.5% आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। बच्चे ना केवल इतना सीखने में राजी होते हैं। अगर इस टाइप का मैं सवाल करवा के अगला टाइप शुरू कर दूं, हर बच्चा आप में से खुश रहेगा, समझे, वो लगेगा हाँ बहुत बढ़िया हो गया, बिल्कुल हमने पढ़ लिया टाइप वाइज टाइप, कुछ छूटा नहीं है। लेकिन एग्जाम में केवल इतनी डाटा, सवाल यही आएगा, लेकिन एग्जाम में केवल इस इतने इजी डाटा के सवाल आए ऐसा जरूरी नहीं है। सेम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको नानी याद आ जाएगी जब सवाल में कैलकुलेशन बढ़ा दी जाती है। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं 29वां बताओ, ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम का है, 2023 का, बनाए जरा, बोलिए। यह सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम का है। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? और आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर लगभग में बताना है। आंसर क्या आपको बताना है? निकटतम पूर्णांक तक आपको आंसर बताना है, निकटतम पूर्णांक तक। यह सवाल है, करो जरा, इसे करके बताओ। सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम का सवाल बनाइए। एक शहर की जनसंख्या 2017 में कितनी थी? 3,68,000। 2020 में घट के होगी 3,27,200। तो पूछा यह गया है कि शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो जो बच्चे बेसिक कमजोर हैं, बेसिक से कैसे करेंगे? वो करेंगे भाई, पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले जनसंख्या थी शहर की 3,68,000, 3,68,000। 3,68,000 से जनसंख्या कितनी होगी घट के? 3,27,200। तो बताओ कितना कम होगी? माइनस करेंगे, घटाओ, कितना कम हो गई? तो आप कहोगे सर 800। अभी 800 बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, 40,800। जनसंख्या कितनी कम होगी बच्चे? 40,800। 3,68,000 में से 3,27,200 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 40,800 आएगा। पहले 3,68,000 थी, जनसंख्या 40,800 कम होगी, माइनस साइन का मतलब होता है जनसंख्या कम हो गई, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100% ही आएगा। 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको भाग देंगे पागलों की तरह। बताओ बच्चों किससे जा रहा है ये जा रहा है 8 से। अभी 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 510, ये 8 से जाएगा। 8 चौक 32, फिर 4 8 छिंग 48, 510/46। 510 को 46 से भाग देंगे तो पूरा तो भाग जाएगा नहीं, जब 510 को 46 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 46 एकम 46, 46 एकम 46 बचेगा मेरे दोस्तों कितना? 40 एकम 40, 5 बचेगा, 5 जीरो, फिर 40 एकम 46, फिर 4 जीरो, फिर दशमलव लगा के मेरे दोस्तों क्या करेंगे? 4 बचेगा ना, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए 510 को जब मैं 46 से भाग दूंगा तो 40 एकम 40, 5 जीरो, फिर 40 एकम 40 बच जाएगा 4, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 आएगा तो 11.0 समथिंग आएगा। लेकिन लगभग 11%, लगभग 11% इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, अप्रोक्स 11%। पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, लगभग 11% आ जाएगा। 3,27,200 है बेटे, ओके। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अब मेरे दोस्तों यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है मजदूरों की तरह, ये तो मजदूरी होगी भाई साहब। थोड़ा सा दिमाग, धीरे धीरे आप सीखोगे। अप्रोक्स, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती, अप्रोक्स करनी होती है। एक शहर की जनसंख्या 3,68,000 से घटके
3,27,200 हो गई। तो बताओ कितना परसेंट घटी, आप इसका अनुपात ले लो, जितना आप ले सकते हो उतना इजी ले लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आगे अनुपात लेने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है। यानी कि मेरे दोस्तों पहले अगर 3680 थी, अगर पहले 3680 थी, तो अब जनसंख्या होगी 3272। 3680 थी, 3272। अच्छा, आंसर अप्रोक्स में बताना है तो 200 को इग्नोर कर सकते, 200 तो बहुत छोटा नंबर है, 200 को आप ये जीरो मान लो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, 3 जीरो से मेरे प्यारे भाई 3 जीरो काट लो, ऐसे देखा करो भाई। जब सवाल में आपको अप्रोक्स आंसर निकालना है तो 200, 3,27,000 के सामने 200 बहुत छोटा नंबर है, मैंने 200 की जगह जीरो कर दिया। 3,27,200 को 3,27,000 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये हो गया जी। यानी कि मेरे दोस्तों अगर एक बार में नहीं आएगा, जब मैं आपको 25-30 सवाल समझा दूंगा तब आप समझोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। 368 से जनसंख्या 327 हो गई, तो कितना कम हो गई? तो आप कहोगे सर 41 कम होगी, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 2 गया 4, जनसंख्या 41 कम होगी, 41। मैं आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर जनसंख्या पहले 368 थी तो 368 से जनसंख्या अब कितनी हो गई? 327 हो गई, तो जनसंख्या कम कितनी होगी? 41। तो 10% से तो ज्यादा है ना, ये तो उत्तर होएगा ही नहीं। बेस जो होता है बेटा 100% होता है। 368 जो है ना, 368 ये 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू। ये जो 368 है ये 100% है। बेस हमेशा 100% होता है। मतलब ये हुआ कि 368 का 41 कितना परसेंट है? अगर पहले जनसंख्या 368 थी तो 41 कम होगी, 368 का 41 कितना परसेंट है? अगर 368 का 10% में निकाला जाए, 10 से भाग दो, तो 36.8 आएगा। अगर 368 का 10% भी निकाला जाए, मैं दिमाग में सोचता कि भाई 368 का 10% होता है, 10 से भाग देना 36.8, ये 41 है, यानी कि 10% से ज्यादा कम हुई है। ये आंसर नहीं हो सकता, इनमें से आंसर होगा। अगर मैं 368 का 12% निकालूं, 12%, अरे 368 है, 368, दिमाग में सोचो, अगर 368 का 12% भी निकाला जाए, आपको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, क्या बकवास की चीज है, लेकिन अभी नहीं आएगा इसका महत्व समझ में, आपको 25-30 सवालों के बाद आएगा, इसलिए आप मुर्दे की तरह सुनते रहे। 368 का 12% भी निकाला जाए, अरे दिमाग में सोचो, 300 का 12% 36 होता है, 68 को समझो 70, 70 का 12% 84 होता है, ये तो 44 पहुंच जाएगा। 36, 8, 44 दिमाग में कर लेता मैं चीज। यानी कि अगर मैं 368 का 12% निकालूंगा तो 41 से बहुत बड़ा चला जाएगा, 44 पहुंच जाएगा। यानी कि 12% नहीं कम, 12% से कम आएगा, 12% से कम आएगा, 10 से ज्यादा, एक ही आंसर है 11। पेपर में आप ऐसे सोचोगे, और ये सब चीज करने में मेरे प्यारे भाई आपको मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा, 5 सेकंड का। भाई 368 का 10% होता है 36.8, ये जनसंख्या 41 कम हुई है, तो 10% से ज्यादा आंसर आएगा। अगर मैं 368 का 12% निकालूं, 368 का, मैं 368 देखता ही नहीं, मैं देखता हूं 300 जमा 68। अगर मैं इसका 12% निकालू और मैं दिमाग में करता ये, तो 300 का 12% 36, ये 68 को 70 मान लो, 70 का 12% 84, 84 या 8.4 या 8, 44 आएगा लगभग। यानी कि ये तो 41 ही कम हुई है, यानी कि 12% से कम आएगा, तो ये वाला उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर है। ऐसे सोचना है। 368 का 10% क्या होता है? 368 का 10% होता है 36.8। 368 का 1% क्या होगा? फिर 10 से भाग देना, 3.68। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो लगभग मेरे दोस्तों कितना आएगा? 41 आएगा। 10 और 1 11, 11% की वैल्यू कितनी आएगी? 8, 8 से 14 कच्चा ना से 1 36 और 1 37, 37 और 3 40, लगभग आएगा 41। बोलिए 8
8 से 14 का 4, हां से 1, 6 1 7, 3 10, यानी कि 368 का 11%, 40.48 है, लगभग 41 के बराबर है लगभग। तो 11% कम हुई है। दूसरा तरीका है सोचने का, बेसिकली आपको मजाक करना है। ये हमेशा 100% होता है। 10% निकालो, 10 से भाग, दशमलव लगा दो। 1% निकालो और 10 से भाग, जोड़ूंगा 11% ही आएगा। 40.48 11% आ गया। 368 का 11% ये रहा, 41 कम हुआ, लगभग 11% ही है। ठीक है भैया। तो हर चीज निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हो। धीरे धीरे आप सीखोगे मेरे प्यारे भाई, धीरे धीरे। चलो अगला सवाल नंबर है 30 आपके सामने, बताएं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाओ, एक और सवाल। सवाल है 1894 का 74% उस संख्या के 39% से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बिल्कुल सरल और बेसिक और मामूली सी बात, ढंग से पढ़ेगा। सवाल में बोला है कि 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है, और आंसर बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक सही। 1894 का 74% उसी संख्या 1894 के 39% से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखो, इस 1894 का सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सवाल इतना सा है कि 1894 का 74% 1894 के 39% से, 1894 के 39% का मतलब गुणा 1894 के 39% से कितना ज्यादा है ये। 1894 का 74% 1894 को 39% से कितना ज्यादा है। बेटे जब मैं अनुपात लूंगा तो 1894 तो कटना ही था, इसके लिखने की जरूरत क्या थी। 1894 की जगह कोई और नंबर होता 1716, कोई और नंबर होता 21,600, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सवाल 1894 देखो मत, देखो किसी संख्या का 74%, किसी संख्या का 74% उस संख्या के 39% से कितना ज्यादा है। 74% उस संख्या के 39% से कितना ज्यादा। रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, ये परसेंटेज भी कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि सवाल मात्र इतना सा था कि 74 जो है वो 39 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। 74 39 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस सवाल के ऑप्शंस देखो कितने दूर दूर है। बेसिक बच्चा कैसे करेगा, बेसिक बच्चा ये करेगा कि 74 39 से कितने परसेंट ज्यादा है। बेस क्या आएगा 39। आप बताओ कितना ज्यादा है। 74 में से 39 जब आप घटाओगे, 74 में से 39 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 35 आएगा। और परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%, ये आएगा। 39 से 74 कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। बेस क्या 39, इसको भाग करेंगे, 3500 को भाग देंगे 39 से, तब जाके आंसर निकालेंगे। बताओ क्या आएगा। 3500 को 39 से भाग देने पर क्या आएगा, सोचो। 3500 को 39 से भाग देने पर क्या आएगा, सी ऑप्शन। अरे 39 से 74 कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। 35/39 परसेंटेज में निकालना है 100%। 3500 को 39 से भाग देंगे क्या आएगा, बताओ। 3500 को आप 39 से भाग नहीं दे सकते, ये आएगा। लगभग भाग देंगे, ये आएगा 89.74%। ये हो गया मजदूरों वाला तरीका जो जनरली बच्चे करते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है। इतनी जरूरत नहीं है। आपको परसेंटेज निकालना आता है, बहुत अच्छी बात है। अपनी नॉलेज को रखो अपने धोरे, कोई नहीं पूछने वाला तुमको आप भाग देना आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज तो निकालना ही नहीं होता, एप्रोक्स कैलकुलेशन करनी होती है। बोला है 74 39 से कितना ज्यादा है, 39 है बेस, और बेस हमेशा 100% होता है। बेस है 100%। 39 से 74 कितना ज्यादा है, 39 से 74 35 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 35। सवाल केवल इतना सा है बेटे कि बेस अगर 39 100% की वैल्यू है, अगर 39 100% की वैल्यू है,
तो 35 कितने प्रतिशत की वैल्यू है, ये सवाल है। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 39 से 74 कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है बटे 39 गुणा 100%, और मैं करूंगा पहले 3500 फिर 3500 को भाग दूंगा 39 से। इतना टाइम नहीं है बेटे, ऐसे तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा सवालों करते करते। बेस 39 है, 39 से 74 कितना ज्यादा है, मैं सिखा चुका हूं। बेस हमेशा 100% होती है, 100% से कम या ज्यादा चेक करना है। बेस है 39, 39 100% है, 74 कितना ज्यादा है, 35। अगर 39 100% के बराबर है तो 35 कितने परसेंट के बराबर है? आप कहोगे सर कैसे निकाले, नहीं सोच पा रहे। क्या 35 को ऐसे नहीं लिख सकते? क्या 35 को ऐसे नहीं लिख सकते? 39 माइनस 4 लिख सकते हो कि नहीं? 35 को ऐसे नहीं लिख सकते 39 माइनस 4। मैं दिमाग में सोचता, क्योंकि विकल्प बहुत दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। बेस 39, बेस 39, 39 मतलब 100%। अगर 39 100% है तो 4 कितना परसेंट है? आप खुद सोचो। अगर 39 100% के बराबर है, अगर 39 100% के बराबर है तो 4 कितने परसेंट के बराबर है? 4। बेटे अगर मैं 10 से भाग दूं, 10 से भाग दूं तो 3.9 आएगा, 10%। अगर 39 100% है तो 3.9 10%। 3.9 10%। में दिमाग में सोचता 39 का 10% होता है 3.9, ये तो 4 है, तो 4 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा। 4 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा। भाई अगर 3.9 10% के बराबर है तो 4 10% से हल्का सा ज्यादा होगा। मैं 3.9 में 0.1 जोड़ूंगा, 4 पहुंच जाओगे। अगर 3.9 10%, ये चीज लिखनी नहीं होती बेटे, ये तो अभी आप बेसिक लेवल पे इसलिए लिखना पड़ रहा है, बाकी लिखना नहीं पड़ेगा। अगर 3.9 10% के बराबर है तो 4 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा। अब 100 में से 10 घटाओगे 90%, तो 90% से हल्का सा कम, 90% से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है, 89.74 ये आंसर है। 90% से हल्का सा कम, ये आंसर हो गया। बताओ, सोचो आप। 39 का 10% 3.9 है तो 4 भी तो लगभग 10% ही होगा, यानी कि आंसर जो आएगा 90% के नजदीक आएगा। 90% के नजदीक ए ऑप्शन है, ये उत्तर होगा। ये सीखना है, नहीं इतना अप्रोक्स नहीं करने बेटा कि आप 39 को 40 मान लो ना। मजा आया? धीरे धीरे डेवलप होगा, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही सीख जाएं। बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे। अगला अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने, अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई। 3 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, 3 क्वेश्चन। सवाल नंबर 31 बताएं। ठीक है नहीं, टाइप समाप्त। नेक्स्ट आ गया आपके सामने, बनाओ। एक फैक्ट्री में, इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल इन द फैक्ट्री? बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। सवाल अक्सर पेपर में आते हैं कि एक कारखाने में मेल वर्कर का 48% फीमेल के 2/3 के बराबर है। एक कारखाने में मेल भी हैं और कारखाने में फीमेल भी हैं, फीमेल भी हैं। बोला है मेल संख्या का, मेल वर्कर्स का 48%, पुरुषों की संख्या का 48%, महिला श्रमिकों की, महिला कर्मचारियों की संख्या के 2/3 के, 2/3 के बराबर है, ये बोला। सवाल में पूछा मेल फीमेल की संख्या का अनुपात कितना है। मेल वर्कर का 48%, फीमेल के 2/3 के बराबर है। बताओ 48% होता क्या है? आप ये बात जानते हो कि 4% 1/25, ये 48% है। 48% कितना आएगा? 12/25। 4% अगर 1/25 है तो 48% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 12/25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आएगा। यहां से 2 से 12 कितनी बार चला जाएगा? 6 बार, 2 छिक्का 12, ये एफ आएगा नीचे। तो मेल से फीमेल की संख्या का अनुपात क्या आएगा? मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात क्या आएगा? 25 उधर पहुंचेगा, 25/18, 6×3=18। मेल से फीमेल की संख्या का अनुपात 25 से ऊपर पहुंचेगा, 6 नीचे आएगा, 6 की 3 में गुणा हो जाएगी 18।
मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है 25:18, टी ऑप्शन। बहुत बेसिक है इस टाइप। सी नहीं है गोपाल, डी ऑप्शन है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं जानते क्या आप लोग कि 25 की गुणा यहां हो जाएगी, 6 की गुणा इस 3 में हो जाएगी 18। अब ये भी बतानी पड़ेंगी क्या बातें आपको। अब बहुत सरल और इजी टाइप है मेरे दोस्त। हाँ जी, चलिए 32वां बताओ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का, इसके फॉर्म भी आ चुके हैं 2024 के सिलेक्शन पोस्ट के पेपर के, और उसी के उपलक्ष्य में सवाल करेंगे 2023 के पेपर का। बनाएं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कोई बुक नहीं, केवल शीट आपको लगानी है बस, दैट्स इट। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाए और तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, और जैसे सवाल कहे वैसे आपको लिख देना है। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। सेकंड नंबर डिक्रीजेस टू इट्स 70%। डिक्रीजेस टू शब्द लगाए है ना, ग्रामर पढ़ लेना तो आपको समझ में आएगा। दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। दूसरी संख्या पहले 100% थी, दूसरी संख्या 100% से घटकर कितनी हो गई, 70% होगी जी खुद का। तो आपसे पूछा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है। मान लिया पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, मान लो। आप मानने को एक्स वाई मान सकते हो, फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, जो आपको पसंद है। पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। जैसे सवाल बोले वैसे करो। बोला यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या b है, किसी संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का 20% घटाया जाता है दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या क्या है, b। दूसरी संख्या में से पहली संख्या a का 20% घटाया जाता है। तो घटाने के बाद मेरे प्यारे भाई दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है। दूसरी संख्या यानी कि b, दूसरी संख्या जो है b वो घट के कितना हो जाती है, 70% हो जाती है। दूसरी संख्या b घटकर 70% हो जाती है। बात को समझे, यही कहा गया है। बताओ बेटे, यही कहा गया है सवाल में, कुछ नया तो नहीं है। किसी संख्या का 20%, किसी मतलब पहली संख्या का 20% जब दूसरी संख्या b में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70% रह जाती है। डिक्रीजेस टू और डिक्रीजेस बाई में फर्क है। अगर डिक्रीजेस बाई होता तो मतलब पहली संख्या 70% घट गई। डिक्रीजेस टू शब्द लगाए तो इसका मतलब है कि दूसरी संख्या घटकर 70% रह गई। फर्क है दोनों में। तो बेटे क्या कर सकते हो, यहां से b है, हर संख्या अपने पे 100% होते हैं। b का मतलब क्या होता है, b का 100%। b का मतलब क्या है, b का 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर यही मतलब है। जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा मेरे प्यारे भाई, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो क्या आएगा, 30% ऑफ b। 30% ऑफ b ये उधर चला जाएगा, माने जब उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा, 20% ऑफ a। 20% ऑफ ए आप बोलोगे हाँ सर, उधर आएगा 100 माइनस 70, 30% ऑफ बी बराबर 20% ऑफ ए। आपसे बोला पहली दूसरी संख्या का अनुपात है, परसेंटेज कट ही जाएगा, जीरो कट ही जाएगा। पहली ए और दूसरी बी, ए से बी का रेशियो पूछा, ए से बी का रेशियो, बी उधर जाएगा 2 इधर आएगा। ए से बी का रेशियो आ गया 3/2। ए से बी का रेशियो 3/2 आ गया। यह आंसर है पहला ऑप्शन 3/2। 2/3 नहीं आएगा, 3/2 आंसर है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, वरना फिर आप मुझे परेशान करोगे कल। सवाल नंबर 33 एक और करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना, सेम कैटेगरी के सवाल है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा। बनाए सवाल नंबर 33, बोला दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5वां हिस्सा है। ए और बी का अनुपात क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल बोला है। दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 8%, दो संख्याएं ए और बी ऐसे कि ए के 8%, यानी कि 8 ए के 8% और बी के 5%, बी के 5% का योग, योग मतलब सम। Two numbers A and B are such that sum of 8% of A and 5% of B is 3/5 of, किसका 3/5 है? 3/5 of the sum of 12% of A के 12% और B के 10%, A के 12% और B के 10% के योग का 3/5 है। 3/5 है, 3/5 है। 3/5 का मतलब मेरे दोस्तों 3/5 गुना है, ये मतलब हुआ मेरे प्यार भाई। हमने कुछ भी नया नहीं किया, जैसे मेरे को सवाल ने इंस्ट्रक्शन दी मैंने वही चीज जो है बोर्ड पे उतार दी। दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 8% और बी के 5% का जो योग है वो ए के 12% और बी के 10%, ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 है। 3/5 का मतलब 3/5 गुना है, 3/5 हिस्सा है। आप बोलोगे हां जी सर ये बन गया। अब आपको करना क्या है? सॉल्व करके ए और बी का अनुपात निकालना है। तो देखो ये 5 है, ये 5 की गुणा यहां होगी इस ब्रैकेट में, इस पूरे ब्रैकेट में 5 की गुणा होगी। गुणा करने के बाद घटाना है। भैया मैं तो दिमाग में सीधा स्टेप लिखूंगा, आप नहीं कर सकते तो पहले 5 की गुणा कर लो छोटे बालक की तरह, फिर करना आगे। 5 की जब यहां गुणा करेंगे तो 5 अट्टे 40% आएगा, यहां 3 × 12 36 आएगा, ये 40 आएगा, ये 12 × 36 आएगा। 40 में से 36 घटाएंगे, 4% ऑफ ए बराबर बी की बात करते हैं। 5 की 5 में गुणा करेंगे 25% बी आएगा, ये 3 दूसाम 30 आएगा, 30 आएगा। ये 5 × 5 = 25 आएगा, ये 3 दूसाम 30 आएगा। तो 30% बी में से ये 25 उधर जाके घटाएंगे, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5% ऑफ बी, 5% ऑफ बी। ये परसेंट कटी गया दोनों तरफ से। ए से बी का अनुपात क्या आ गया? बी इधर आएगा, 4 उधर चला जाएगा राइट साइड में। ए से बी का अनुपात आ गया 5/4 और यही ए से बी का रेशियो है 5/4, जो कि हमारे यहां पर बी ऑप्शन सही बनता है, बी ऑप्शन। बात समाप्त। ठीक है, मुझे लगता है आप इन बातों को आसानी से समझ पाए हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे की कहानी जो हम आपको कल बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए